नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टडी जोन क्लासेस में ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम सुनीता शर्मा है। ठीक है, बायोलॉजी का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। कौन बताएगा बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ? खड़े हो। अच्छा, और किसने बताया था सर्वप्रथम बायोलॉजी के बारे में? उस वैज्ञानिक का नाम पता है आपको जिसने बायोलॉजी के बारे में बताया था? नहीं पता? किसी को नहीं पता? बायोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक है अरस्तु। सब जानते हो, 11th में पढ़ा होगा आपने। 12th के स्टूडेंट्स है ना? हाँ, तो 11th में 10th में आपने हम जनन पढ़ेंगे। जनन आपका फर्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है ना? तो हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज बता देती हूँ। ठीक है ना? तो बायोलॉजी के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक हैं अरस्तु। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी कैसे लिखते हैं सबको पता है। ठीक है ना? तो किससे मिलकर बना हुआ है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब जीव जंतुओं से है, लोगस का मतलब अध्ययन से, मतलब वह शाखा जिसके अंदर हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी कहलाती है। अब बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं जनन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनन। जनन की बेसिक नॉलेज आपको होगी क्योंकि 10th में काफ़ी डिटेल में था जनन। ठीक है ना? और 10th से ज़्यादा हम एक क्लास, मतलब हर क्लास एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। ठीक है, 10th में कोई चीज़ है तो वो लिमिट में है, फिर उससे ज़्यादा किस में आएगा? 11th में, 11th से ज़्यादा 12th में। तो हर क्लास को हमेशा कैसे पढ़ना चाहिए? ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हो गया है बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत। अब चलते हैं हम जनन। जनन क्या जानते हो आप जनन के बारे में? थोड़ा बहुत जो भी आपको पता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जीव जनन क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन यही उठता है। ठीक है, तो जीव जनन इसलिए करते हैं कि वे अपना अस्तित्व बनाए रखे। मतलब अगर मान लो सभी जीव जनन करना बंद कर देंगे तो सभी जीव क्या होंगे? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। फिर आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जैसे हमारी जो संतानें, हम भी जनन बंद करना बंद कर देंगे तो फिर हमारी संतानें कहाँ होगी? ठीक है ना? और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्या वो देख पाएगी क्या? अभी बहुत सारे जीव हैं जैसे कि चीता है, शेर है, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं। क्योंकि इसलिए इनको क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो जनन जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए या पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या है? आवश्यक है। इसलिए जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे श्वसन, श्वसन क्या है? जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, पाचन, ठीक है, और परिसंचरण, ये सब पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है ना? श्वसन, पाचन, परिसंचरण, ये सब तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं। वैसे जनन भी एक क्रिया है, लेकिन ये जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? ये तो हमारी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, लेकिन जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। ये बात याद रखने योग्य है। तो लिख सकते हो आप ये लाइन कि जनन, टॉपिक डाल लेना पहले जनन। जनन जीवित रहने के लिए
आवश्यक प्रक्रम नहीं है। जनन जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और जनन कितने प्रकार का होता है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आगे और लाइन लिख सकते हो आप इसमें, जनन पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। लिखो, जनन पीढ़ी को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, आगे लिखो, जनन दो प्रकार का होता है। इस जनन के प्रकार लिखने से पहले एक लाइन जनन की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। जनन डाल के जनन की डेफिनेशन लिख लो पहले। वह प्रक्रम जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं ताकि जीवों का अस्तित्व या पीढ़ी बनी रहे। ताकि जीवों का अस्तित्व या पीढ़ी बनी रहे। जनन कहलाती है, जनन कहलाता है। आगे आपको पता ही है जनन दो प्रकार का होता है, लिख सकते हो, जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है, नाम बताओ जल्दी। अलैंगिक जनन, सबसे पहले हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। पादप और जंतु दोनों में होता है, पता है ना आपको। पादप और जंतु दोनों जनन करते हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो मुझे, पादप में जननिंग भाग कौन सा होता है? हाँ, कहाँ पाए जाते हैं ये? पुष्प, ठीक है ना। तो पादप का जननिंग भाग कौन सा होता है? पुष्प, जिसके अंदर जनन अंग पाए जाते हैं। स्त्री केसर तो है स्त्रीलिंग वाले, ठीक है ना, और पुल्लिंग पुंकेसर, ठीक है ना। पुंकेसर और स्त्री केसर। पादप के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक डाल लेना आप, अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन के बारे में क्या जानते हो आप? इसमें एक ही जनक भाग लेता है। हाँ, मतलब आपको नॉलेज तो है, सही है। अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जनक भाग लेगा, ठीक है ना, और इसमें हमेशा क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, समसूत्री विभाजन होगा। जनन कोशिकाएं किन में होता है समसूत्री विभाजन? जनन कोशिकाओं में, ठीक है। जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री किसमें होता है? लैंगिक में। इसी कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, होते हैं पर उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। होते हैं नहीं होते? लक्षण तो जाएंगे, लक्षण तो माता पिता से संतानों में जाएंगे जनन में, मतलब निश्चित है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे पर लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी, जैसे जनक होंगे उन वैसी कोई अंतर नहीं होगा, सेम टू सेम वैसे होंगे। पर लैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। मतलब सेम टू सेम वैसे नहीं होते। जैसे हम हैं क्या डिप्टो अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं क्या? दिखते हैं नहीं, थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है लेकिन कुछ विभिन्नताएं हम में पाई जाती है। कुछ लक्षण जैसे उनसे हो सकता है हमारी कुछ आदतें उनसे मिले, ठीक है, थोड़ी बहुत शक्ल मिले, लेकिन पूरी तरह तो हम उनसे नहीं मिलते, क्योंकि हम जो हमारे जैसे जीवों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। और लैंगिक जनन में हमेशा दो जीवों की आवश्यकता होती है, जिनमें एक तो नर होगा और एक मादा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही जीव जनन में भाग लेगा और उसमें समसूत्री विभाजन होगा। जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जो संतति उत्पन्न होगी वो सेम टू सेम माता पिता जैसी होगी, उनमें आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे, आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, मतलब विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अलैंगिक जनन। उसके बाद चलते हैं लैंगिक जनन में। पहले लिख लो आप अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में एक ही जनक, अलैंगिक जनन में एक ही जनक समसूत्री विभाजन द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में जनक कोशिकाओं में, अलैंगिक जनन में जनक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में नेक्स्ट पॉइंट, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतानें, अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतानें जनक के समान ही होती है।
ये तो हो गया है अलैंगिक जनन के बारे में। अब हम आगे इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप डाल लो अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या अस्तित्व? हाँ, अस्तित्व मिट जाएगा ना, क्योंकि वो सेम टू सेम वैसी होगी। अगर जनक नष्ट भी हो जाए तो उनकी संतानें उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकती, क्योंकि उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं हो, है ना, दोनों में, इसलिए। लेकिन हर जनन में नहीं मिटता, कोई कोई प्रकार होते हैं जिसमें जनक नष्ट हो जाता है। संतति उत्पन्न करते जनक नष्ट हो जाता है, फिर उसकी जो संतानें होती है वो पीढ़ी आगे बढ़ाती है। लिखो आप अलैंगिक जनन के प्रकार। हाँ, अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में सबसे पहले विखंडन ही देखेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट प्रकार विखंडन। नाम से पता पड़ रहा है खंडन, विखंडन मतलब खंडन होना, टुकड़े होना, ठीक है। तो नाम से आप है ना समझ के किया करो, हर काम समझ के करते हैं ना। रटते हैं तो अपन क्या होता है, भूल जाते हैं। लेकिन साइंस में तो रटने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। साइंस में तो सब किसका खेल है, माइंड का खेल है, ठीक है, समझने का है। तो आप देख सकते हो विखंडन किस में पाया जाता है। विखंडन अमीबा, एक कोशिकीय जीवों में, ठीक है ना। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। चलो अमीबा की बात हो गई है तो थोड़ी बहुत अमीबा के बारे में पूछें। आपको पता है ना अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, नियमित होता है। क्यों होता है? हाँ, वो कूटपाद होते हैं। अमीबा में कूटपाद बनते हैं। कूटपाद मतलब आभासी पाद, जो ओरिजिनल में होते नहीं हैं लेकिन आभासी वाले पैर होते हैं, तो उसको अपन कूटपाद बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोल रही थी कि अमीबा के बारे में बताइए कि उसका आकार अनिश्चित क्यों होता है। याद नहीं है किसी को भी? अमीबा का आकार अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि एक कोशिका है, कोशिका के बाहर क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। लेकिन अमीबा में जो बाहर पाई जाने वाली पेलिकल झिल्ली का अभाव होता है, जो नॉर्मल हर कोशिका में होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? अभाव होता है। इसी कारण इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। चाहो तो लिख लो, बेसिक नॉलेज है। कहीं आप अमीबा पढ़ो मतलब तो उसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो लिख लो अमीबा का आकार, ऐसे लिख लेना नोट डाल के, इसके अंदर नहीं है जनन के अंदर। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है क्योंकि इसमें पेलिकल झिल्ली, ऐसे लिखना है ना, पेलिकल, ये वाली, ठीक है, पेलिकल झिल्ली का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो अमीबा का आकार इसलिए अनिश्चित। अमीबा की चर्चा चल गई थी इसलिए मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया, ठीक है। वैसे देखो आप, अमीबा में जनन विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में जनन की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से एक विधि क्या है? विखंडन। विखंडन भी दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुविखंडन, ठीक है। तो विखंडन में क्या होता है? जनक जीव विभाजित होकर संतति का निर्माण करता है, मतलब टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। जैसे अमीबा की बात करें, ये अमीबा है,
ये अमीबा में बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। ये क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? ये दो भागों में विखंडित हो जाता है धीरे धीरे। सबसे पहले ये, फिर बाद में धीरे धीरे केंद्रक। सबसे पहले केंद्रक का होगा। किसका होगा विभाजन? केंद्रक का होता है। फिर जीव द्रव्य का होता है। पहले केंद्रक बटेगा दो भागों में, फिर जीव द्रव्य बटेगा दो भागों में, फिर धीरे धीरे झिल्ली भी क्या होगी? दो भागों में बढ़ जाएगी। इस प्रकार से दो पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। तो ये किसमें होता है? विखंडन का एक प्रकार होता है द्विखंडन। तो पहले तो आप लिख लो विखंडन में इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका एक या एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। जनक कोशिका एक या एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। ठीक है। जरूरी नहीं है विखंडन नाम आया है तो दो ही टुकड़े हो, बहुखंडन भी इसका प्रकार है। ठीक है ना। तो विखंडन दो प्रकार का होता है, लिखो। विखंडन दो प्रकार का होता है, एक तो द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन, बहुखंडन या द्विखंडन जो भी बोल दो, ठीक है ना। एक ही बात। ठीक है ना। द्विखंडन में लिखो इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका दो टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। और संतति कोशिका का निर्माण करती है। संतति कोशिका का निर्माण करती है। उदाहरण में आप लिख सकते हो अमीबा। इसको बना सकते हो आप इस डायग्राम को इसमें। अमीबा में बहुविखंडन भी होता है और प्लाज्मोडियम में भी होता है। ठीक है ना। प्लाज्मोडियम में ज़्यादा पूछा जाता है ना। प्लाज्मोडियम का ज़्यादा पूछा जाता है। प्लाज्मोडियम की एक अवस्था आती है। प्लाज्मोडियम तो देखा होगा आपने। क्या है प्लाज्मोडियम? प्रोटोजोआ है ना। प्लाज्मोडियम नाम नहीं सुना? किस रोग का वाहक है? कोई नया है क्या? बहुत फेमस बीमारी है भाई, मलेरिया रोग का वाहक नहीं है। वाहक तो कौन है? मादा एनाफिलिस मच्छर। ठीक है ना। मतलब ये तो जनन मतलब बीमारी का कारण है क्या? ये प्रोटोजो मतलब जो मैंने अभी बताया आपको, प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। तो याद रखना है आपको। ऐसे ये आपके 10th में आया होगा, 10th में भी है। ठीक है।
तो बहुखंडन अभी पढ़ेंगे अपन, इसमें बना लो आप, ये इससे डायग्राम बना लो। पैरामीशियम भी जैसे अमीबा एक कोशी के जीव है ना, वैसे पैरामीशियम भी एक कोशी के जीव है। ये सब है ना, मतलब अविकसित जीव हैं, एक कोशी के जीव हैं, मतलब इनमें सिर्फ कोशिकाएं हैं, अभी उत्तकों का निर्माण नहीं हुआ है। अंगतंत्र जैसे उत्तक तंत्र, ये सब तो जानते हो ना आप। ये बना लो, इधर लिख लेना जनक अमीबा और उधर लिख लेना पुत्री अमीबा। हाँ ये तो हो जाता है खुद, हाँ हाँ खुद नहीं रहेगा, फिर ये खुद ही 2 भागों में बढ़ जाएगा ना, फिर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। बहुखंडन में भी ऐसा ही होगा, अभी देखना आप। लिख लिया, लिखो बहुखंडन में देखो, इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित होकर संतति कोशिका का निर्माण करती है। एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित होकर संतति कोशिका का निर्माण करती है। उदाहरण में आप अमीबा, प्लाज्मोडियम दोनों लिख सकते हो। नहीं, द्विखंडन नहीं होगा। मैंने बताया था ना, अमीबा में जनन की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम पाया जाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में। कहाँ पाया जाता है? मादा एनाफ्लीज की मच्छर की लार में पाया जाता है। उसके यहाँ ग्रंथियाँ होती है, उसमें लार, स्लाइवा, लार जो मुंह में आता है अपने, उसमें पाया जाता है। और जैसे ही वो स्वस्थ मनुष्य को काटेगा, वो लार से किस में चल जाएगा? स्वस्थ मनुष्य के रक्त में चल जाएगा और वहाँ पर वो अपना जीवन व्यापन करने लगता है। तो आपने देखा होगा, वहाँ पर वो मतलब जैसे ही घुसेगा वहाँ पर वो जनन करेगा, सब करेगा। ये किन विधियों के द्वारा? अलैंगिक जनन की विधि, मतलब ये बहुखंडन विधि द्वारा करता है, जिसमें एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, ठीक है। इसी कारण तो मलेरिया हाथों हाथ नहीं जाता। कभी भी देखना आप, मलेरिया में बुखार आता है फिर उतरता है, ठीक है ना। पहले बुखार आएगा, फिर तुमने दवाई ली, फिर उतर जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद आएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम पूरी तरह मरता नहीं है, वो संतानें उत्पन्न कर देता है जो उसकी बॉडी में रक्त में रहते हैं। फिर वो रक्त में रहते हैं, फिर वापस से क्या करते हैं? जनन करते हैं, फिर उनकी संख्या और बढ़ जाती है, फिर वापस से बुखार आता है, ठीक है। तो मलेरिया का अधिकतर उपचार ही करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि बचें। मलेरिया एक घातक बीमारी में आता है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि उसको ठीक होने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह नष्ट नहीं होगा प्लाज्मोडियम, जब तक मलेरिया नहीं जाता। हाँ, प्लेटलेट्स क्या होती है? शरीर में जो हमारे एक शक्ति होती है, प्रतिरक्षा शक्ति बोलते हैं, जो शरीर में क्या करती है, बाहर से जो जीवाणु अटैक करते हैं हमारी बॉडी में, उनसे लड़ती है।
तो वो प्लेटलेट्स को क्या करता है, ये नष्ट कर देगा। तो फिर प्लेटलेट्स ही नष्ट हो जाएगी तो फिर उनसे कौन लड़ेगा, ठीक है ना। और हमारा शरीर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और बीमारियां घर कर जाती। एक बीमारी होने के बाद फिर दूसरी बीमारी भी घर कर सकती है अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती। कोरोना बीमारी चली थी अभी, उसमें भी क्या था, प्लेटलेट्स ही नष्ट हो रही थी, तभी तो हमारे शरीर में क्या हो रही थी, लड़ने की शक्ति कम हो रही थी धीरे धीरे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन बहुखंडन में। हो गया, डेफिनेशन तो लिखा दी मैंने आपको। प्लाज्मोडियम में इसमें होता क्या है, वैसे तो प्लाज्मोडियम ऐसा दिखता है, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में प्रवेश करता है मच्छर के माध्यम से, तो बॉडी में जाते ही यह अपना आकार चेंज कर लेता है। कहाँ पर, हमारी बॉडी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जाके अपना चक्र चलाता है ये, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में ये अपना आकार चेंज कर लेगा, ये इस तरह का हो जाएगा गोलाकार। इसमें बीच में केंद्रक होगा। बहुखंडन में क्या होता है, ये केंद्रक बहुत सारे केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। इसमें जीव द्रव्य भी भरा हुआ है, ये केंद्रक बहुत सारे केंद्रक बना लेगा। धीरे धीरे जीव द्रव्य भी क्या होगा, केंद्रक के चारों ओर जमा होने लगेगा, ठीक है ना। फिर जैसे ही अनुकूल समय आएगा, काफ़ी टाइम तक रहता है, जैसे ही उसका प्रतिकूल समय आ जाता है, रहता है, खाता है, अपन जो खाते पीते भी खाता पीता है, ठीक है, वहाँ पालन करता रहता है। फिर बाद में जैसे अनुकूल समय आएगा, ये पुटी नष्ट हो जाती है, और जैसे ही पुटी नष्ट होती है, सारे प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, ये पुत्री प्लाज्मोडियम जो भी हैं, ये मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, और ये नष्ट हो जाएगा, और इससे एक बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण। तो इस प्रकार से बहुखंडन होता है। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो ना, डबल डबल कर लेना। प्लाज्मोडियम लिख देना। बहुखंडन में ये तो हो गया बहुखंडन। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मुकुलन। नेक्स्ट प्रकार मुकुलन। किसके, बहुविखंडन के, पर आपके तो कोर्स में इतना ही है ना। अभी क्या, मुझे बुक्स अवेलेबल नहीं हुई है, तो अब बुक मिल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग। अभी तो सर ने बताया ना जो तुम्हारा कोर्स, उसमें मैंने जनन पढ़ा था, तो आपके इतना ही है। फिर आगे डिटेल में होगा तो आगे पढ़ा दूंगी मैं। कॉनिडिया वगैरह वो तो अलग है, कॉनिडिया तो बीजाणु जनन में आता है ना, वो अलग है। वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है अलैंगिक जनन। अपन ने अलैंगिक जनन का एक प्रकार पढ़ा है, विखंडन, और विखंडन के अंदर दो प्रकार पढ़े, द्विखंडन और बहुखंडन। अब अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं, मुकुलन, ठीक है। कॉनिडिया बीजाणु जनन बोलते हैं उसको, है ना, वो होता है कवकों में, है ना। तो अपन दूसरा पढ़ने जा रहे हैं मुकुलन। ठीक है, अब मुकुलन में याद होगा आपको किस में होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा सुना है ना, हाइड्रा,
पानी में समुद्री जीव है, मतलब ये समुद्र के अंदर पाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है, इस तरह का है ना। हाइड्रा है, एक कोशिकीय जीव है ये भी। तो इसमें क्या होता है, मतलब एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों आ गए इसमें, ठीक है ना। तो हाइड्रा में क्या होता है कि एक यहाँ पर उभार बनती है, धीरे धीरे एक कलिका का निर्माण होता है। ये कलिका में क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। कलिका बनती है, इसमें कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या करती है, विभाजन करती है। विभाजन करते ही इसके आकार में धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस कलिका को हम बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं, मुकुल। अब जैसे ही अनुकूल समय आता है, सही टाइम आएगा जनन का, तो ये मुकुल इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर नए हाइड्रा का निर्माण कर देता है। तो ये होता है मुकुलन द्वारा जनन, और ये पाया जाता है हाइड्रा में। वो कोशिकीय जीव है हाइड्रा, ठीक है। तो हाइड्रा समुद्री जीव है, याद रखना है आपको। हाइड्रा में हाइड्रा तो कोई रोग नहीं, ये तो मतलब पादप श्रेणी में आता है ज़्यादातर तो, ठीक है ना। ये जीव है, मतलब जैसे शैवाल, कवक, ये सब आते हैं ना, उस वैसी श्रेणी में आता है ये, उसमें पाया जाता है, समुद्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो। मतलब कुछ जीव होते हैं ना जिनमें कुछ लक्षण पादप के भी होते हैं, कुछ जीवों के भी होते हैं, उन श्रेणी के। जैसे आपने पढ़े होंगे, कवक पढ़ा होगा, शैवाल पढ़े होंगे, इनको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। दोनों प्रकार के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। तो ये अविकसित जीवों में आते हैं, अविकसित श्रेणियों में रखे गए हैं। तो इनको भागा, मतलब आप पादप वर्गीकरण पढ़ोगे तो उसमें बांटा गया है ना, इनको श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे प्लांटी, जंतु वर्ग, ठीक है ना, शैवाल वर्ग, कवक वर्ग। तो उनमें ये जो अविकसित वाले हैं ना, उनमें पढ़ते हैं अपन इनको, जिनमें अभी सिर्फ कोशिकाएं हैं, उत्तकों का निर्माण भी नहीं हुआ है। तो आप लिखो इसमें, इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका में जनक हाइड्रा लिख लो तुम, कोशिका हटा दो। इस प्रकार के जनन में जनक हाइड्रा में एक उभार या अतिवृद्धि का निर्माण होता है। अतिवृद्धि, उभार या अतिवृद्धि। एक उभार या अतिवृद्धि का निर्माण होता है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल में विभाजन होता है, और अनुकूल समय आने पर यह जनक हाइड्रा से पृथक होकर संतति हाइड्रा का निर्माण करते हैं। पृथक होकर संतति हाइड्रा का निर्माण या उत्पन्न करते हैं, कि कुछ भी लिख लो। संतति हाइड्रा का निर्माण या उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया है मुकुलन। आप इसमें बना सकते हो, बनाना चाहो।
इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना लो। इसको लिख सकते हो आप जनक हाइड्रा। हाँ, एक से एक ही बनेगा। एक से ज़्यादा भी मुकुल बन सकते हैं। ये एक ही बनाया ना मैंने, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पुनरुद्भवन। ये तो हो गया। डाल लो आप नेक्स्ट पुनरुद्भवन।